के पहले या कोविड-19 आने के बाद भारत सहित दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग लिटरेसी रेट हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत विकसित हैं और जहां पे साक्षरता का दर 100% से ज्यादा है, पर 100% है, लेकिन पूरी दुनिया में आज समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। पूरी दुनिया में हिंसा क्या, भेदभाव का, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या लैंगिक विभेद हो, ये सारी चीजें, साथ ही साथ टकराव यानी कन्फ्लिक्ट, एनवायरमेंट से रिलेटेड इशू, पर्यावरण से रिलेटेड इश्यूज, ये समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जो पूरी दुनिया में एक तरीके से फैल रही हैं। और पूरी दुनिया, चाहे वो विकसित देश हो चाहे वो अविकसित देश हो, पूर्णतया शिक्षित देश हो या कम शिक्षित देश हो, दुनिया का हर देश इस तरीके की समस्याओं को झेल रहा है। तो अगर हम ये कहते हैं कि 100% लिटरेसी इन समस्याओं का समाधान है, तो फिर विकसित देशों में इन चीजों का समाधान हो जाना चाहिए था। पर इन देशों में भी इन चीजों का समाधान क्यों नहीं हो पाया, आज हम लोग इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इससे यह भी समझ में आता है कि साक्षरता का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, बल्कि उससे जो हमें अपने आप को एलिवेट करना है, जो हमें अपने आप को सजग या जागृत करना है अपनी चारों तरफ होने वाली चीजों के प्रति, शायद हम उसको समझने में थोड़ा सा भूल कर रहे हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अभी मैं बाद में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे। तो बच्चों से इंटरेक्ट करते समय उन्होंने बच्चों से पूछा कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? एक बच्चे ने जवाब दिया, विद्या को ग्रहण करना शिक्षा है। अब ग्रहण करने का मतलब, एक चीज आप और याद रखिएगा, पहले तो शिक्षा का मतलब होता है कि आप अच्छी चीजों को पढ़ो, अच्छी चीजें आप सीखो, और ग्रहण करने का मतलब होता है कि आप उन चीजों को एज सच अडॉप्ट करो। और अडॉप्ट करने का मतलब ये होता है, ये व्यवस्था ऐसी नहीं है कि आप पास हुए और जो पढ़े थे आप भूल गए। ग्रहण करने का मतलब होता है कि आपने उसकी अच्छाइयों को अपने व्यक्तित्व में या अपने भीतर धारण किया। दूसरा सवाल जो स्वामी विवेकानंद बच्चों से पूछते हैं, वो पूछते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। यहां पे स्वामी विवेकानंद ने, क्योंकि मैं अगर इस सवाल पे हम डिस्कशन करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो ये तो हम सबको मालूम है कि हमें साक्षर होना है, ये भी हम सबको मालूम है कि हमें शिक्षित होना है। लेकिन जब शिक्षा के उद्देश्य की बात आती है, तो शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के सब लोग एक कॉमन पॉइंट पे एक होते हैं, और वो ये कहते हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य ये है कि हमें अच्छी नौकरी मिले, और शायद इसी तरीके से हम पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को चलाते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद का कहना है कि जिस चीज से मनुष्य की शक्तियों का, स्पेशली उसका मानसिक शक्ति का विकास होता है, वो शिक्षा है। ये आपको स्वतंत्र तरीके से सोचने की क्षमता देती है। स्वतंत्र तरीके से सोचने की क्षमता देने का मतलब यह है कि आपसे कोई चीज कहा गया तो आप ब्लाइंडली उसको फॉलो मत करिए। आप सोचिए कि जो ये बात कही गई है, क्या ये उचित है, क्या इसको आप और मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या इसमें कोई खराबी है, क्या इसको कोई चेंज करने की जरूरत है। तो शिक्षा बेसिकली आपकी मानसिक शक्तियों का विकास करती है, क्योंकि ये आपकी तार्किक शक्तियों का विकास करती है। ये आपको स्वतंत्र तरीके से सोचना सिखाती है, न कि आपको एक ब्लाइंड फॉलोअर बना करके आपसे ये कहती है कि जो भी आपसे कहा जा रहा है आप उसको फॉलो करते जाओ। शिक्षा, वो आगे कहते हैं कि शिक्षा जीवन निर्माण करती है, चरित्र को सुगठित करती है। ये शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, चरित्र को सुगठित करना। ये विचारों में सामंजस्य पैदा करती है। चरित्र को सुगठित करने का मतलब क्या होता है? चरित्र को सुगठित करने का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर की नैतिकता का विकास करना। और नैतिकता का विकास करने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई चीज गलत कर रहे हो, तो आपके अंदर खुद ये भाव एक अपने आप आना चाहिए कि आपने गलत किया। आपके अंदर ये भय नहीं होना चाहिए कि कोई आपको देख रहा है इसलिए आप गलत नहीं करेंगे। कोई आपको देखे या कोई आपको ना देखे, हर स्थिति में आप नैतिकता का पालन करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोग को देती हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों ने क्या देखा कि रेड लाइट पे लोग देखते हैं कि कहीं पुलिस वाले खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। अगर नहीं खड़े हैं तो हम रेड लाइट को जंप कर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी नैतिकता कि हमें रेड लाइट जंप करनी है कि रेड लाइट जंप नहीं करनी है, वहां पे एक पुलिस वाले की प्रेजेंस से डिसाइड होती है।
लेकिन स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि शिक्षा आपके चरित्र का निर्माण करती है। कोई आपको देख रहा है या कोई नहीं देख रहा है, कोई उपस्थित है या कोई नहीं उपस्थित है, जब आप अकेले हैं, पूर्णतया जब आप अपने साथ हैं, तब भी आप नैतिकता और चरित्र की सारी सीमाओं का पालन कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक चीज जो आज के समाज में देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि समाज में साक्षरता तो बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ समाज में अपराध भी बढ़ रहा है। अगर शिक्षित होने के साथ साथ लोग अपराध भी ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस शिक्षा से अपने चरित्र का निर्माण नहीं किया है। तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, वो चरित्र को सुगठित करना है। शिक्षा विचारों में सामंजस्य पैदा करती है और ये दुर्भावना पर नियंत्रण करना सिखाती है। दुर्भावना पर नियंत्रण करने का क्या मतलब होता है? हमें एक दूसरे से जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपके क्लास में कोई बच्चा है जो आपसे पढ़ने में अच्छा है या आपसे खेलने में अच्छा है, आप उससे जब कंपटीशन करते हैं तो आप अपने आप को उससे श्रेष्ठ साबित करने के लिए अधिक मेहनत कीजिए। लेकिन जलन की भावना या दूसरे को पीछे खींचने की जो भावना होती है, न व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के लिए अच्छी होती है, न किसी बच्चे के लिए अच्छी होती है, और न ही पूरे के पूरे समाज के लिए अच्छी होती है। तो शिक्षा आपको क्या करती है? शिक्षा आपको दुर्भावनाओं पे नियंत्रण करना सिखाती है, और दुर्भावनाओं पे नियंत्रण करने का मूल जो उद्देश्य है वो ये है कि आप सकारात्मक सोचते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे इसे पिछाड़ना है तो मैं इसकी टांग पकड़ के खींच लूं। आप ये सोचेंगे कि मैं अपने आप को इतना काबिल बनाऊं कि मैं इससे आगे निकल जाऊं। तो ये दुर्भावना की प्रवृत्ति को रोकना, क्योंकि आजकल समाज में हम क्या देख रहे हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। लोगों में अपने आप को प्रूव करने की जो एक प्रतियोगिता है या प्रतिद्वंदिता है, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अपने आप को सही साबित करने के लिए हम गलत भी करने लगते हैं। ये अगर हम कर रहे हैं तो हम बेसिकली शिक्षा के उद्देश्य को नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण है जानना कि शिक्षा के द्वारा हमें अपनी दुर्भावना पर नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना सिखाती है और उन पर विजय प्राप्त करना भी सिखाती है। ये शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगर आपने लोगों ने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब वो शिकागो गए तो शिकागो की कड़कती ठंड में उनके पास कपड़े तक नहीं थे। उनकी जगह शायद कोई और होता तो उस संघर्ष को छोड़ करके वो सोचता कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन वो उनका निश्चय अटल था, उनका निश्चय दृढ़ था कि शिकागो की जिस धर्म सभा को संबोधित करने गए हैं उसको हर हाल में वो संबोधित करेंगे। कड़कती ठंड में वो 2 दिन तक भूखे रहे, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से उन विषम परिस्थितियों में भी किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो पार्क में बैठे रहे, उन्होंने जा जाकर के, वहां पे लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, कोई किसी को अपने घर में बुला करके ये नहीं पूछता कि तुम भूखे हो कि नहीं हो। वहां का कल्चर यहाँ के कल्चर से एकदम अलग था, एकदम कॉन्ट्रास्ट था। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जिस उद्देश्य को लेकर के स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, उन्होंने उस उद्देश्य को पूरा किया। क्यों पूरा किया? क्योंकि वो इस बात में बिलीव करते हैं कि शिक्षा आपको विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना सिखाती है। अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, ऐसे बहुत सारे केस हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं जहां पे विपरीत परिस्थितियों में हम सरेंडर कर जाते हैं, जहां पे हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम इन विपरीत परिस्थितियों से सामंजस्य कैसे बिठाएं, जहां पर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम इन विपरीत परिस्थितियों से कैसे लड़ें। पर एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, समय हमेशा गतिमान होता है। समय चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो, वो बीतता है, समय आगे बढ़ता है। तो आप भी अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में फंसा करके उससे डीमोरलाइज होने के बजाय उनका सामना सकारात्मक तरीके से करिए। और ये याद रखिएगा कि दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। शिक्षा आपको उन समस्याओं के समाधान को प्राप्त करने की दृष्टि देती है। इसीलिए इसीलिए स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि व्यक्ति को शिक्षा का सदुपयोग करके अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और संपूर्ण देश और विश्व का कल्याण करना चाहिए। आप याद रखिए कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे देश में जन्म हमने लिया है जिसका एक बहुत ही शानदार इतिहास रहा है और जो पूरी दुनिया में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है।
हमारे साथ एक ये बहुत जरूरी चीज है जानना कि आज की शिक्षा व्यवस्था क्या है, आज हम किस समाज में रहते हैं, हम इसको तो जानते हैं, लेकिन हम क्या थे ये हम नहीं जानते हैं। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हम कहां से कहां तक पहुंचे, तब तक आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि आपको कहां पे पहुंचना है। क्योंकि जीवन में हमेशा कंपैरिजन से चीजें चलती हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, तभी आप ये बता सकते हैं कि क्या अधिक अच्छा होगा। अगर आपने सिर्फ बुरा ही बुरा देखा है तो आपको बुरा भी अच्छा लगेगा। अच्छाई जानना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि आप ये जान सकें कि जहां पे आप हैं वहां से आप कितना ज्यादा बेटर बन सकते हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा कि भारत गुरुओं का देश था, तो इसमें एक चीज एकदम स्पष्ट रूप से साबित होती है। और अगर आप भारत के पूरे इतिहास को भी उठा करके देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण बात इस देश के बारे में ये है कि हमारे इस देश ने कभी भी किसी भी दूसरे देश पे हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी अपनी बौद्धिकता के आधार पर इस देश ने अपने आप को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि अपनी बौद्धिकता के आधार पे, तो एक चीज साफ साफ तय हो गई कि बौद्धिकता, या जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि भारत गुरुओं का देश है। और योग्य गुरु तभी होते हैं जब उनको योग्य शिष्य मिलते हैं, और योग्य गुरु ही शिष्यों से महान व्यक्तियों को पैदा करते हैं। इसीलिए चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे शिवाजी हो, हर किसी के पीछे एक महान गुरु का हाथ रहा, क्योंकि उसने उसको शिक्षा दी। तो जिस शिक्षा व्यवस्था की भारत में बात की जाती है, उस शिक्षा व्यवस्था में सबके लिए जगह थी। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहां पे हजारों की संख्या में पूरी दुनिया से छात्र आकर के रहते थे। और आपको ये जान करके ताजुब होगा कि उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बाकी चीजों के अलावा अगर किसी को दी जाती थी तो वो था व्यक्ति का चरित्र निर्माण। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी जो मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखी है। इंडिका में वो कहता है कि मैं इंडिया आया और मैं भारत को देख करके आश्चर्यचकित हूँ। आश्चर्यचकित क्यों है, एक छोटी सी स्टोरी उन्होंने लिखी है, मैं आपको बताती हूँ। मेगास्थनीज कहते हैं कि मैंने देखा कि एक खेत में दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। मैंने पूछा कि ये दो लोग क्यों लड़ रहे हैं, तो वहां पे बताया जाता है कि उनको किसी ने बताया कि ये व्यक्ति एक व्यक्ति ने दूसरे को अपना खेत बेचा, और जिसको खेत बेचा गया जब वो इस पे हल चला रहा था तो इसमें से उसको स्वर्ण से भरा हुआ एक घड़ा मिला। अब लड़ाई, तो मेगास्थनीज पूछता है लड़ाई किस बात पे हो रही है। मेघासनीज को ये बताया जाता है कि लड़ाई इस बात पे हो रही है कि जिसने खेत खरीदा और जिसके खेत से वो अशर्फियों से बड़ा घड़ा निकला, वो ये कह रहा है कि मैं इसका मालिक नहीं हूं, इसका मालिक वो है जिसने मुझे खेत बेचा था। लेकिन जो मालिक है वो ये कह रहा है कि नहीं, मैं इसका मालिक नहीं हूं, अब मैंने तुमको खेत बेच दिया तो खेत के नीचे से जो भी निकला वो तुम्हारा। तो अब आप ये सोचो कि आज के समय में क्या आप इस स्थिति की कल्पना दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं जहां पे व्यक्ति का चरित्र इतना उच्च है कि वो एक दूसरे के अधिकार के धन को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वहां पे लड़ाई इस बात की हो रही है कि किसका है और किसका नहीं है। तो इसका मतलब हम एक ऐसी व्यवस्था का हमने पालन किया जो पूर्णतः चरित्र निर्माण पे आधारित थी, और सिर्फ चरित्र निर्माण पे आधारित नहीं थी। उस समय की शिक्षा व्यवस्था ने जिस तरीके के आविष्कार किए, आर्यभट्ट ने धरती से सूर्य की दूरी बता दी, शून्य का आविष्कार किया, हम असंख्य संख्या तक गिनने की क्षमता रखते थे। हमने ये बताया कि धरती अपने अक्ष पे झुकी हुई है, सूर्य के चारों तरफ धरती घूमती है। हमने असंख्य खगोलीय रिसर्च किए, एक से एक आयुर्वेद में खोजें हुई। ये चीजें कब हुई, ये इसलिए हो पाई क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से बहुत सुदृढ़ थी। और इसीलिए जब आप देखते हैं कि मैकॉले आया और मैकॉले ने आकर के जब अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की सोची, तो आज हम अपने देश के बारे में नहीं जानते। इसलिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो उस समय ब्रिटेन में शिक्षा सबको उपलब्ध नहीं थी। लेकिन मैकॉले अपनी किताब में क्या, मैकॉले अपने लेटर में क्या लिखता है, मैकॉले लिखते हैं कि जब भारत आया तो यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे, हर व्यक्ति को यहाँ पे शिक्षा का अधिकार था, हर व्यक्ति यहाँ पे शिक्षित था। और इस देश को पूरा भ्रमण करने के बाद मुझे समझ में आया कि इस देश को गुलाम बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इस देश के लोगों की मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी इतनी हाई है कि इनके ऊपर हम राज नहीं कर सकते। अगर हमको राज करना है तो हमें यहाँ पे एक नई शिक्षा व्यवस्था लानी पड़ेगी। और उसके बाद मैकॉले ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया।
यहां पे मेरे लिए ये बताना इसलिए भी जरूरी है कि मैकॉले ने जिस शिक्षा व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया उसमें एक चीज अचानक से बहुत इंपॉर्टेंट हो गई और देखते ही देखते पूरा शिक्षित भारत अशिक्षित हो गया, क्योंकि उस भाषा को शिक्षा की भाषा जिसको बनाया गया वो अंग्रेजी थी। तो अचानक से पूरा का पूरा भारत जो कि विद्वानों से भरा पड़ा था उसको हमने अशिक्षित मान लिया क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। यहाँ पे मेरे बताने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि मैं यहाँ पे हमें भाषा को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखा है, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मैंने देखा है कि हिंदी भाषी राज्यों से जो बच्चे आते हैं उनके अंदर एक हीन भावना हिंदी को लेकर के होती है कि वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं तो उतने काबिल नहीं है, या समाज की भी ऐसी एक दृष्टि होती है कि जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते वो इतने काबिल नहीं है। आप एक बात जान लीजिए, दुनिया के किसी भी विकसित देश ने किसी भी बाहरी भाषा को अडॉप्ट नहीं किया। जापान में जापानी बोली जाती है, चाइना में चाइनीज बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, और भारत में अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आपको शर्मिंदगी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पे हमें बाकी भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन अपने विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आप उस भाषा को जाने जो आपकी मातृभाषा है। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जिस भाषा में आप सोच नहीं सकते, जिस भाषा में आप सपने नहीं देख सकते, वो भाषा आपके उत्थान का रास्ता नहीं बना सकती है। इसीलिए आप एक चीज याद रखिएगा, भारत जब अपने चरम पे था, ज्ञान के चरम पे था, जब पूरी दुनिया ने इस देश के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया, चाहे वो गणित हो, चाहे वो खगोल शास्त्र हो, वो रसायन शास्त्र हो, वो अर्थशास्त्र हो, वो समाज शास्त्र हो, वो पॉलिटिकल साइंस हो, राजनीति शास्त्र हो, कुछ भी हो, उस समय के लोगों ने अपनी मातृभाषा या संस्कृत भाषा में उत्थान किया। तो भाषा कोई बैरियर नहीं है, इसलिए आप में से जो लोग भी अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं है, या जिनके स्कूल इतने अच्छे नहीं है, या जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है, उनको कतई डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाषा सिर्फ एक माध्यम है और माध्यम आपको सीखने का ये माध्यम है। अब सीखने पे भी हमें एक महत्वपूर्ण बात मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करनी थी। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि पूरी दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे, और विकसित देशों की मैं बात कर रही हूं, जहां पे साक्षरता या लिटरेसी रेट 100% है, लेकिन वहां के देशों में भी, चाहे आप अमेरिका की बात कर लीजिए, चाहे आप यूरोप के किसी कंट्री की बात ले लीजिए, वहां पे सेक्सुअल वायलेंस है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन है, वहां पे सब कुछ है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने साक्षरता और शिक्षित के डिफरेंस को ढंग से पहचाना नहीं, जो भारत में पहचाना गया। तो एक चीज आप याद रखिएगा, साक्षरता आपको चीजों को पढ़ना सिखाती है, लेकिन अगर आप पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था में कंप्लीट तरीके से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, तो दो तीन चीजें इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पहली महत्वपूर्ण चीज ये है कि जितना भी आप पढ़ते हैं उसका 1/3, सिर्फ 1/3 आपके टोटल ज्ञान का आपकी किताबों से या आपकी कक्षा से आना चाहिए, या आपके टीचर जो आपको बताते हैं। बाकी 1/3 आप खुद अध्ययन कीजिए। जब मैंने आपसे बोला कि आप खुद अध्ययन कीजिए, तो खुद अध्ययन करने का मतलब यहां पे ये है कि आपने जो इंफॉर्मेशन गैदर करी है, क्योंकि आज के समय में समस्या ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज इतने ज्यादा हो गए हैं, इंफॉर्मेशन के सोर्सेज इतने ज्यादा हो गए हैं कि कई बार हमको यही समझने में दिक्कत होती है कि इंफॉर्मेशन सही है या इंफॉर्मेशन गलत है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, पढ़ने के बाद या इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करनी बहुत जरूरी होती है। आप अपने आप को डेवलप कीजिए, अपनी सोच को इवॉल्व कीजिए, और इवॉल्व कीजिए कि जो चीज कही गई है या जो चीज आपको समझ में आ रही है, क्या इसमें सबका इंटरेस्ट है क्या। तो 1/3 हिस्सा आपकी स्कूल से जो आपको मिलता है, 1/3 हिस्सा जो आपका स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी आपको सिखाती है, जिसमें कि आप गैदर्ड इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करते हैं, और तीसरा जो 1/3 हिस्सा होता है वो आपको जीवन के अनुभवों से आता है। ये तीनों चीजें मिलकर के आपको कंप्लीट बनाती हैं। तो अगर आप इसमें से किसी एक पे 100% फोकस कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कि आप लिटरेट तो हो जाएंगे, आपको डिग्रियां भी मिल जाएंगी, लेकिन जीवन को जीने की जो कला आपको सीखनी चाहिए, साक्षरता से शिक्षित होने की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए जो चीजें चाहिए, उसके लिए बाकी दो चीजें भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए